इस पर एंटोनिम है स्टेबल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। आज आपको सारी चीजें आसान दिखेगी लेकिन वो आसान होगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से चीजें रिलेट करके आपको समझाई जाएंगी वो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं स्टेबल की बात करता हूं तो आप सभी लोगों के दिमाग में एक चीज तो तुरंत आ गई होगी, हिंदी में जो चीज स्थिर रहती है उसे हम लोग स्टेबल कहते हैं। तो आप इसे फिक्स्ड बोल सकते हो, ठीक है, आप इसे फर्म भी बोल सकते हो और आप इसे स्टडी भी बोल सकते हो। तो ये चीजें आपको खैर पहले से पता रही होंगी, जो जिसको हमने यहाँ पे बता दिया कि फिक्स्ड होगा, फर्म होगा, स्टडी होगा, क्योंकि ये चीज स्थिर रहती हैं, ये चीज मोशनलेस रहती हैं, ये कहीं पे इधर उधर नहीं होती हैं, राइट। तो इसमें तो कोई बच्चे को दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप इसको। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है ना, जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि आपकी तबीयत अब स्थिर है, मतलब अब आपकी जो हेल्थ है वो स्टेबल है। तो वो जो स्टेबल वर्ड होता है ना, वो किन किन चीजों के लिए लग सकता है। एक तो जो आपका स्टेबल वर्ड है, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए ये फोन मैंने रख दिया है, ये फोन आपका एक जगह पे क्या है, ठीक है, स्टेबल है, एक जगह पे ये स्थिर है। अब मान लीजिए किसी इंसान की हेल्थ है, वो स्थिर है, स्टेबल है, मतलब अभी वो ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम उसके लिए भी स्टेबल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक होता है आपका नॉट इजिली अपसेट, नॉट इजिली अपसेट, एक मीनिंग इसकी ये भी होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, आप इस चीज को ध्यान से समझना। एग्जामिनेशन अभी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, पता नहीं क्या पूछे आपसे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, क्या पता इस सेंस में पूछ दे। अगर आप किसी पर्सन के सेंस में बात कर रहे हो, इसके किसी, अगर आप व्यक्ति के सेंस में बात कर रहे हो और आपने किसी व्यक्ति को स्टेबल बोला, यार ये इंसान बहुत स्टेबल है, तो आप किस सेंस में बोल रहे हो कि ये इंसान बहुत स्टेबल है। अगर आप उसके मेंटल रेफरेंस के स्टेबल में बोल रहे हो कि यार मानसिक रूप से ये बहुत स्टेबल है, मतलब आप उसको अपसेट नहीं कर सकते, वो इतना बैलेंस इंसान है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड इसका सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा, जिसको हम लोग क्लियर हेडेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लियर हेडेड। यानी मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूं यहाँ पे जो बिल्कुल क्लियर हेडेड है, बैलेंस्ड है, बहुत स्थिर है, बहुत शांत है, ठीक है, उसको आप परेशान नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी इंसान को आप बोल रहे हो कि फिजिकली स्टेबल है, तो क्या हो जाएगा, शरीर से एकदम तंदुरुस्त है, मेंटली स्टेबल है, तो आप उसे अपसेट नहीं कर सकते। फिनेंशियली स्टेबल है, उसके पास पैसा बहुत है, ठीक है। तो ये चीज है, स्टेबल वर्ड आप किस सेंस में यूज कर रहे हो, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं सिक्योर पे। तो सिक्योर हो गया सिनोनिम, स्टडी हो गया सिनोनिम, फिक्स्ड हो गया सिनोनिम, सेकी इज द आंसर। लेकिन सोच के देखिए, अगर सेकी नहीं दिया होता तो यहां पे ऑब्ली वर्ड एक होता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे, अगर ये एग्जामिनर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, नया शब्द देता है, तो ये नया नहीं देगा तो सेकी दे देगा, और पुराना में कोई देगा तो अनस्टेडी ही देता है ज्यादातर, या अनस्टेबल दे देगा, ठीक है, ये दे देगा आपके अपोजिट में। अदरवाइज एक नया शब्द, इसको ध्यान रखिएगा। भाई एक बात बताइए, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी स्टूडेंट को? अगर कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना, अगर कोई डाउट नहीं है तो मुझे एक बार बता दो। जब ये चीजें इस तरीके से समझाई जाती है ना, प्लीज उसको थोड़ा सा ना आप लोग ना माइंड में रिलेट किया करो। जैसे मान लीजिए हमने बोला आपसे स्टेबल सिचुएशन, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला स्टेबल जॉब, ये भी हो सकता है। मैंने बोला स्टेबल पर्सन, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगला देखिएगा इम्पेल। अब ये शब्द थोड़ा ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, ये बहुत प्यारा वर्ड है। इम्पेल का मतलब होता क्या है, इसका मतलब ऑब्लाइज होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये ऑब्लाइज होता क्या है। ऑब्लाइज मतलब किसी इंसान को ना पुश करना, किसी इंसान को फोर्स करना, यानी किसी को कोई काम करवाने के लिए जोर जबरदस्ती करना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इम्पेल कर रहा हूं, इम्पेल करने का मतलब होता है एक तरीके से बाध्य करना। मैं आपको किसी भी काम को करवाने के लिए क्या कर रहा हूं, बाध्य कर रहा हूं, यानी एक तरीके से जोर जबरदस्ती। चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता, मैं बस ये चाहता हूं बाय फोर्स आप इसको करो, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को ऑब्लाइज करना, किसी व्यक्ति को पुश करना, या किसी व्यक्ति को फोर्स करना, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब यहां पे एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा चीजें आपके लिए बदलेगी। अगर मान लीजिए मैं यहां पे कंपेल बोलूं, तो आपने कहा सर ये भी सही है, कंपेल मतलब होता है बाध्य करना, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे कॉन्स्ट्रेन बोल दूं, यहां पे कॉन्स्ट्रेन, अब जरा आप सोच के देखिए, ये जो कॉन्स्ट्रेन शब्द है, या फिर मैं आपसे बोलूं रिस्ट्रेन शब्द है, अब आपको लगेगा सर ये तो दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ये अगर आपने कभी पढ़ा होगा कॉन्स्ट्रेन के बारे में,
अगर आपने कभी पढ़ा होगा रिस्ट्रेन के बारे में, तो आप कहोगे इनका जो मीनिंग होता है ना वो होता है कंट्रोल करना। अगर इन दोनों के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल मतलब जिसे हम कर्व कहते हैं, यानी नियंत्रण करना। तो आप सोच रहे होगे कि सर यहां तक की जो बातें थी वो तो बिल्कुल सही थी, ऑब्लाइज करना, पुश करना, फोर्स करना, कंपेल करना, यानी किसी को बाध्य करके कोई भी कार्य करा लेना, टू पुश समवन टू डू समथिंग। लेकिन ये जो आपने कॉन्स्ट्रेन और रिस्ट्रेन लिखा, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। इसका मतलब तो किसी को नियंत्रण करना, कर्व करना होता है, तो ये अलग कैसे हुआ? भाई मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज को फोर्स करके मैं आपसे कोई काम करा रहा हूं और आप उस चीज को अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे नियंत्रण में हो या नहीं? ठीक है, फिर से मेरा सवाल आपसे है कि जैसे मैं कोई चीज को बाई फोर्स आपसे करवा रहा हूं, पुश करके करवा रहा हूं, चाहे आपका मन हो या नहीं हो, मैं आपसे करवा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप मेरे कंट्रोल में हैं। आप कॉन्स्ट्रेन और रिस्ट्रेन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सेकेंडरी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये शब्द नहीं आते हैं तो हो सकता है अगर ये कभी पूछ ले एग्जामिनेशन में, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूजुअली देखिए कभी कभी होता क्या है, यहाँ पे कई पिक्चर्स इधर उधर के लग गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पिक्चर को आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली पिक्चर ना इधर उधर लग गए हैं। जैसे अगर मैं इस सेना की बात करता हूं तो बहुत बार आपने देखा होगा जो हमारे सैनिक होते हैं उनसे फोर्स करा के चीजें कराई जाती हैं। वो नहीं चाहते वो चीज को करना, और सामने सेना बहुत ज्यादा होती है, वो कम लोग होते हैं, वो नहीं चाहते लड़ना, उनको पता है मारे जाएंगे उनके साथ ही, लेकिन फिर भी बाई फोर्स उनको ये चीजें कराई जाती है, पुश करके ये चीजें उन्हें करनी पड़ती है। राइट, अब आपने कहा सर यहाँ पे देखो रिप्रेस जो लिखा है ना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये जो ऑब्लाइज है वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, बहुत अच्छा शब्द है, दैट इज प्रॉम्प्ट। ये एक्चुअली पूछा जाता है, डन विदाउट डिले। इसका मतलब क्या होता है? डन विदाउट डिले। यानी क्या हुआ डन विदाउट डिले का मतलब? जरा इसको एक बार आप सभी स्टूडेंट पढ़िएगा। डन मतलब करना, ठीक है, विदाउट डिले मतलब बिना देरी के। अगर कोई चीज आप बिना देरी के करते हो तो मतलब क्या हुआ? तुरंत कर देना। तो इसे मैं एक तो ये बोल सकता हूं भाई इंस्टेंट, कोई काम तुरंत कर देना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विफ्ट, मतलब रैपिड, क्विक, तुरंत कर देना। एक तो ये इसका मीनिंग हो गया, और एक मीनिंग इसका और होता है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। और आप सोच रहे होगे, देखिए ज्यादातर मीनिंग यही आपसे पूछी जाती है, आपको हर जगह यही मीनिंग आपको दिखेगी, ठीक है, लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है, दैट इज एग्जैक्टली, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रेसाइजली। प्रेसाइज या एग्जैक्ट, एग्जैक्टली या प्रेसाइजली लिख सकते हो। ये एक्चुअली टाइम के रेफरेंस में होता है। किस रेफरेंस में होता है? टाइम। जैसे हम टाइम है ना, अगर मैं टाइम को देख के बता रहा हूं एग्जैक्टली, ठीक है, तो जब हम टाइम के रेफरेंस में बात करते हैं एक्यूरेशन की, ये चीज एक्यूरेट इतना टाइम हो रहा है, ठीक है, तो हम उस रेफरेंस में प्रिसाइजली या एग्जैक्टली भी लिख सकते हैं। ज्यादातर आपको देखने को यही मिलेगा, लेकिन ये भी होता है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। और यहां पे इंस्पायर लिखा है, तो इंस्पायर मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को इनकरेज करना, या किसी को इन्फ्लुएंस करना। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए सभी लोग, यहां पे इसका अपोजिट क्या है? आपको समझ में आया? क्योंकि अगर आप इसे गौर करोगे, मोटिवेट करना, इनकरेज करना या इन्फ्लुएंस करना, क्या मतलब हुआ? किसी को उत्साहित करना। तो आपको लग रहा होगा सर देखो ये तो होगा नहीं, डन विदाउट डिले का कोई लेना देना नहीं है, कोई काम फटाफट कर देना, ये तो हट गया, ये दोनों तो सिनोनिम है। इंस्पायर हो जाएगा। इंस्पायर कैसे होगा उसको रिलेट करके देखिए। जब आप किसी काम को बाई फोर्स कराते हैं, अब उसका मन हो या ना मन हो, तो आप एक तरीके से उसको जोर जबरदस्ती करा रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंस्पायर होकर कोई काम करता है, मोटिवेट होकर के कोई काम करता है, उत्साह पूर्वक कोई काम करता है, तो अपने मन से करता है, यहाँ पे उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स वाई अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इंस्पायर हो जाएगा। पहले बताइए बात समझ में आई आप सभी लोगों को? समझ में आ गया तो नेक्स्ट पे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो पिक्चर है, आप एक तो ये वाला आप लोग काट देना, ठीक है, और ये जो इंस्पायर है ना, इसको यहां से देख सकते हो। जैसे यूजुअली होता नहीं कि हमारे जो बड़े होते हैं छोटों को इंस्पायर करते हैं कोई चीज करने के लिए, यूजुअली मैं आपको इंस्पायर करता हूं कोई चीज अच्छा करो, बेहतर करो, रिटार्ड, ठीक है। देखो अब एक एक चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। रिटार्ड मतलब होता क्या है? रिटार्ड है, हरी है, चौक है, डिले है, चार में। देखो रिटार्ड का मतलब होता है डिले, इसका मतलब होता है डिले। डिले मतलब देरी करना, यानी जिसे हम कहते हैं पोस्टपोन करना। तो आप हिंदी ऐसा लिख सकते हो, यानी डिले मतलब देरी करना,
या किसी चीज को टाल देना, क्योंकि जब हम किसी को टाल देते हैं, टाल देना, तो वो तो क्या होता है, डिले ही तो होता है। और इसके लिए आप पता है ये भी लिख सकते हो, होल्ड अप या होल्ड बैक आता है, होल्ड बैक, दोनों दोनों आते हैं, होल्ड अप भी आता है, होल्ड बैक भी आता है। इसका भी मतलब क्या होता है, रिटार्ड यानी पोस्टपोन यानी डिले करना यानी देरी करना। ठीक है भाई, अच्छा जी। उसके अलावा अब एक चीज सोचना आप सभी लोग, ये तो हो गई इसकी पहली मीनिंग। अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे, इसकी एक दूसरी मीनिंग भी होती है। वो दूसरी मीनिंग क्या होती है, आप जरा रिलेट करके देखो। आप जैसे किसी चीज में आप डिले हो रहे हो, किसी चीज को आप टाल रहे हो, डिले होने का मतलब देरी होना। अगर मैं इसको बोलूं कि इसका मतलब हिंडर भी होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, और ऑब्स्टैकल होता है, क्या आप इस बात को मानोगे, इम्पीड होता है। आप सोचोगे सर इसका मतलब तो बाधा होता है, ये जितनी चीजें आपने लिखी है इसका मतलब बाधा होता है। तो ऊपर वाला जो लिखा है आपने लिखा है देरी करना या टाल देना, और इसका मतलब होता है बाधा। तो आपको लग रहा होगा ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आप रिलेट करोगे तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं लगेंगी, ये एक चीज है। कैसे, सोचिए अगर आपको किसी चीज में देरी हो रही है, अगर आपको किसी चीज में डिले हो रही है, तो डिले हमें कब होता है, अगर जब किसी चीज में हमें बाधा हो जाए तो डिले हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे 6 बजे पहुंचना है, लेकिन आप डिले हो गए 15 मिनट। वो 15 मिनट क्यों डिले हुए होंगे आप, क्योंकि कोई ऐसी चीज बीच में आ गई होगी, कोई बाधा आ गई होगी, कोई ऑब्स्टैकल आ गया होगा, ठीक है, कोई हर्डल आ गया होगा, कोई हिंडरेंस आ गया होगा, दैट्स वाई। तो ये जो हिंडरेंस है, ऑब्स्ट्रक्ट है, ऑब्स्टैकल है और इम्पीड है, और वो जो डिले है, पोस्टपोन है, ये सब आपस में सिनोनिम है। एक्चुअली ये रिलेटेबल है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैच नहीं है, बट ये रिलेटेबल है, तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आप डिले होते हो जब कोई बाधा आती है। अब आते हैं बात चोक पे। अब ये तो भाई डिले की बात हो रही है, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा सिनोनिम हो गया। ये शब्द अभी रिसेंटली पूछा गया था, मैं इसको समझाऊंगा। ये फ्रेजल वर्ब में पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था ये चोक। चोक का मतलब क्या होता है, चोक का दो मतलब होता है, एक तो कफ होता है, ठीक है। अब चोक जैसे किसी का गला दबा, ठीक है, अब वो सांस नहीं ले पा रहा, यानी सफोकेशन, घुटन हो रही है किसी व्यक्ति को, ठीक। एक तो ये मीनिंग होता है। एक चोक का मतलब क्या होता है पता है, जैसे ये देखो, ये चोक है, इसको चोक कहते हैं, सफोकेशन कहते हैं, किसी का गला कस के दबा दो। एक दूसरा इसका जो मीनिंग होता है चोक का, वो होता है फेल होना। कहते हैं अरे यार चोक कर गया, कभी सुना है किसी को, वो बंदा चोक कर गया। चोक कर गया मतलब फेल हो गया, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में जब आप फेल हो जाते हैं उसे भी चोक कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना भाई, कफ तो होता ही होता है, सफोकेशन होता है, एक वर्ड और होता है बड़ा अच्छा, गैग, गैग भी होता है, ठीक है, एक फेल भी होता है। क्रैम का मतलब क्या होता है, क्रैम का मतलब होता है जैम, ये JAM, जैम। आप कहोगे जैम मतलब पैक, जिसको नहीं समझ में आया तो लिखिएगा ओवरफिल, यानी जब आप ना किसी चीज को ठूस ठूस के भर देते हो। जैसे देखो बैग की औकात है 10 कपड़ों की, अब आपने इसको यहां तक भर दिया, ये बंद ही नहीं होगा। तो किसी स्मॉल प्लेस में जब आप ठूस ठूस के चीजें भर देते हो ना, तो उसे हम बोलते हैं क्रैम करना। तो ये क्रैम इन आता है, ये फ्रेजल वर्ब एक है, एक फ्रेजल वर्ब बनती है इसी से, और ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज क्रैम इन। तो क्रैम इन का मतलब क्या होता है, ओवरलोड करना, ओवरफिल करना, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरलोड करना। तो आंसर तो मेरे भाई पहला हो गया, बाकी चीजें पहले बता दीजिए एक बार, क्लियर है। यार ये लैपटॉप की मेरी लाइट बार बार क्यों बंद हो जाती है। तब जब तक आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आया, एक बार मैं इसकी सेटिंग जरा देख लेता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसके सेटिंग में कुछ टाइमर का इशू है क्या, कितनी देर तक लॉक रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। कहाँ गया भाई ब्राइटनेस, आजा आजा आजा। यार यहाँ पे टाइमर का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, किसी को कोई आइडिया है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब शायद नहीं होगा, अब नहीं होगा। मुझे लग रहा है ये 5 मिनट का कोई टाइमर लगा हुआ था, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। चलिए अगले पे आते हैं, नेक्स्ट मैलिस। देखो जी, मैलिस की बात करता हूं मैं आप सभी लोगों से, ध्यान से समझिएगा। मैलिस का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, द डिजायर टू हार्म समवन,
इसका मतलब क्या होता है? द डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, क्या करने की? किसी को नुकसान पहुंचाने की। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं आपको नुकसान पहुंचाना, ठीक है। द डिजायर मतलब इच्छा होना, टू हार्म समवन किसी को चोट पहुंचाने की, ठीक है। तो जिसे सबसे सिंपल शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं? आपने कहा सर हार्मफुल, कहानी यहीं से शुरू हो गई। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखना, एनिमोसिटी शब्द सबको पता होना चाहिए। मैं एक बार नहीं लिखवाया हूं इस शब्द को, मैं पता नहीं कितनी बार मैंने लिखवाया है, एनिमोसिटी। और एनिमोसिटी से एक शब्द आपको ध्यान आया होगा, दैट इज एसरबिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ACERBITY। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द लिखना, एनिमस, ANIMUS। एक शब्द है दैट इज स्कॉर्न, या आता है स्कॉर्नफुल। तो ये जो स्कॉर्नफुल है, एनिमस है, एसरबिटी है, एनोमिसिटी है, ये तीनों वर्ड ना, ये तीनों चारों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार पूछा है। अगर ये नहीं पूछेगा, ठीक है, तो क्या पूछेगा? स्पाइट पूछेगा, ठीक है। स्पाइट, इसकी फोटो देखो ना, जैसे होता ना कि इंसान जब किसी से बहुत चिढ़ खा जाए, किसी को पसंद न करे, किसी से नफरत है, गुस्सा है, उसको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो इसी तरीके से मुंह बनाता है, ठीक है। मन करता है वो खा जाएगा, उसको ऐसा लगता है। जैसे स्पाइट आपने लिख दिया। और पता है आप यहाँ पे हॉस्टिलिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता। और कोई आपका शत्रु होगा तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाना चाहेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका। अब आपने कहा सर इसका आंसर देखा जाए तो आंसर तो काइंडनेस हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इधर बात कर रहे हैं डिजायर टू हार्म समवन, किसी को चोट पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की, तो उसका काइंडनेस हो जाएगा। और बिटरनेस क्या है? इसका सिनोनिम है। हार्ट रेट क्या है? इसका सिनोनिम था। सिनोनिम तो पूछ नहीं रहा, इसका अपोजिट पूछ रहा। ग्रज लिखा हुआ है। ग्रज मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ एंगर, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से भाई, जो पूछूंगा उसको जरा मुझे बता देना। फीलिंग ऑफ एंगर, या जिसे हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी किस चीज की भावना? गुस्से की भावना, नफरत की भावना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे गुस्से की भावना की बात कर रहा हूँ या नफरत के भावना की बात कर रहा हूँ, तो इसके सिनोनिम में अगर मैंने एक वर्ड लिखा दैट इज रैंकर, नया शब्द हो तो आपके लिए ये लिख लीजिएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने एक आसान शब्द लिखा दैट इज बिटरनेस, आपने कहा बिटरनेस तो सुना सुना सा लग रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक शब्द और लिखा दैट इज अवर्जन, आपने कहा सर अवर्जन मतलब तो नफरत होता है। मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा दैट इज एंटीपैथी, ठीक है। अब मैंने एक शब्द और लिख दिया दैट इज पीक। अब भाई मुझे आप सभी लोग जवाब दो, जो पहला वाला वर्ड था यानी ये मैलिस, मैलिस का मतलब मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि द डिजायर टू हार्म समवन, किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा रखना, ठीक है। जिसमें ये सब इसके सिनोनिम लिखे गए थे। और फिर मैंने ग्रज का मीनिंग बताया, फीलिंग ऑफ एंगर या डिसलाइक, यानी नफरत की भावना। आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों एक तरीके से आपस में सिनोनिम है? किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा रखना और नफरत की भावना होना, बात तो एक ही है। अगर आपको किसी के भी प्रति नफरत की भावना होगी, घृणा की भावना होगी, तो आप उसका भला तो चाहेंगे नहीं, आप तो चाहेंगे भाई उसका नुकसान हो, ठीक है। तो यहां पे ये जो रैंकर, बिटरनेस, अवर्जन, एंटीपैथी, पीक, हॉस्टिलिटी, स्पाइट, स्कॉर्नफुल, एनिमस, एसरबिटी, एनिमोसिटी, हार्मफुल और मैलिस, ये सब आपस में क्या है? सिनोनिम है। तो ये भी आपका क्या है? सिनोनिम है। लेकिन आपसे पूछा क्या था? दैट इज काइंडनेस, तो ये हो जाएगा। पहले बताओ समझ में आया? जो आप सभी लोग मेरे से बोलते हो कि सर हिंट दे के समझाओ, चीजों को रिलेट, यही है हिंट, यही है रिलेट। आप पता है अभी ना कहानियां सुन सुन की चीजें मेरे भाई ये नहीं याद होती। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको हर चीज बता दी जाती, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। आप जैसे यहीं पे देखिए काइंडनेस की पिक्चर भी लगी है, मैलिस की और बिटरनेस, हार्ट रेट की पिक्चर लगी है। और आप ये भी पिक्चर आप मैलिस से देख सकते हो, ठीक है। ये भी मैलिस से रिलेट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये भी मैलिस से रिलेट कर रहा है, सारे पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं। मैलिस, हार्ट रेट, नफरत, घृणा, ठीक है। विरुलेंस बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो भाई, विरुलेंस। अभी मैंने YouTube के ऊपर ये करवाया था आप सभी लोगों को। और पता तो तुमको, ये विरुलेंस अभी 2022 या 2023 के ही एग्जाम में आया हुआ ये शब्द है, ठीक है, विरुलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट देखो, ब्लीक। अब जैसे इसका मुंह देखो, ये लड़का है या लड़की है पता नहीं, जो भी है उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ब्लीक का मतलब देखते हैं क्या है। एक बार यहाँ तक बता दें सारे स्टूडेंट मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो भाई ये डिले भी नहीं होता, जल्दी जल्दी एक बार तुम लोग कमेंट कर दिया करो, कोई डाउट हो अगर नहीं हो तो ठीक है। देखो इसका मतलब होता है सॉम्बर,
आप कहोगे ये सॉम्बर क्या होता है, ये सांभर नहीं है जो तुम लोग खाते हो, ये सॉम्बर है, सॉम्बर, ठीक है, सॉरी, ये सॉम्बर है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसोलेट। जरा भाई मेरे साथ एक बार बोलना, तुम लोग डिसोलेट बोलो, ठीक है, डिसोलेट। डी, जो शब्द ना याद हो ना, दो चार बार इसको बोल दिया करो, अपने मन में बोलते रहा करो जब तक तुम्हें याद ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे डिसोलेट बोल दिया, अब इसको डिसमल बोलो, डिसमल। देखो ये सारी चीजों का मतलब क्या होता है पता है, सॉम्बर, जिसको हम लोग ग्लूमी बोलते हैं, ग्लूमी। नहीं नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब जैसे मान लो ग्लूमी को अगर हम ये बोलने की कोशिश करें, मेलन कॉलिक, ठीक है, या हम इसको ये बोलने की कोशिश करें क्रेस्ट फॉलन, या फिर हम इसे ये बोलने की कोशिश करें सलन। इसमें से कोई ऐसा शब्द है जो आपको पहले से आता हो, चाहे सॉम्बर हो, डिसोलेट हो, डिसमल हो, ग्लूमी हो, मेलनकॉलिक हो, ठीक है। अगर कोई भी शब्द नहीं आता फिर तो देखो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, अगर इसमें से कोई भी आता होगा तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगर मान लीजिए डिसमल लिखा हुआ है आपने, तो यहाँ पे ड्रियरी शब्द लिख लो। ये कोई अलग अलग वर्ड नहीं है, ये सबके मीनिंग एक ही है, सबका मीनिंग एक है, ठीक है। और वो क्या है, मॉर्नफुल, ठीक है, वो है आपका मॉर्नफुल, यानी उदास होना, जिसे हम क्या बोलते हैं, शौरो, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैड। अब ये तो सबको पता होगा ना, सैड, ठीक है। अब चाहे मैं आपसे बोलूं सलेन, चाहे बोलूं क्रिस्फॉलन, चाहे बोलूं मेलनकॉलिक, चाहे बोलूं ग्लूमी, चाहे बोलूं डिसमल, चाहे बोलूं डिसोलेट, चाहे बोलूं सॉम्बर, चाहे बोलूं ब्लीक, इनका मतलब क्या होता है, सैडनेस होता है, इनका मतलब दुखी होता है, सिंपल भाई। अब क्या है कि हमें ना ये सैड वर्ड पहले से पता था, सॉरो शब्द पहले से पता था, मॉर्नफुल शब्द पहले से पता था। रीजन, क्योंकि ये हम फ्रिक्वेंटली सुनते हैं, बोलते हैं और यूज करते हैं। ये चीजें आपको नहीं लग रही क्योंकि ये आप फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते हो, बोलते नहीं हो, तो कोई चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी तो वो भी आपके लिए फ्रिक्वेंट हो जाएगी। तो इनको ध्यान रखिएगा, राइट, इनका मतलब दुखी होता है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, कोल्ड। आपने कहा सर कोल्ड का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आपने कहा डार्क, डार्क का मतलब क्या होता है, आपने कहा डार्क का मतलब ब्लैक होता है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और ग्रिम दिया हुआ, ग्रिम, ग्रिम इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे ब्राइट दिया गया है, अब यही इसका आंसर बनेगा। लेकिन आप सोच रहे होगे ब्राइट कैसे आंसर बन सकता है यहाँ पे, बिल्कुल बन सकता है। देखो ब्राइट की एक्चुअली ना आपके तीन मीनिंग है। एक तो ब्राइट का मतलब शाइनिंग होता है, जैसे चमकदार, आपका जूता साइन कर रहा है, आपके गाल साइन कर रहे हैं, आपके बाल साइन कर रहे हैं, तो यानी वो चमक रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ब्राइट का मतलब शाइनिंग होता है, लेकिन एक ब्राइट का दूसरा भी मतलब होता है, वो भी ध्यान से समझिएगा। इसका एक मतलब एस्ट्यूट होता है। एस्ट्यूट मतलब जो लोग ना थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े नहीं मतलब इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, उनको भी हम ब्राइट बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, यार ये लड़का बड़ा ब्राइट है, इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है ना। तो ब्राइट, लड़का ब्राइट है का मतलब क्या हो गया, मतलब इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, एस्ट्यूट है, समझदार है, वाइज है, ठीक है। तो साइनिंग भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मीनिंग नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिसमल की बात कर रहा हूँ, दुखी की बात कर रहा हूं, तो मुझे खुशी चाहिए, तो ब्राइट का एक मतलब चीयरफुल भी होता है, चीयरफुल, या जिसको हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं। तो आपने देखा कि एक ही वर्ड के तीन मीनिंग हुए, और तीनों में से ना तो उसने ये वाली मीनिंग आपसे पूछी, ना ये वाली मीनिंग आपसे पूछी, ये तीसरे वाले सेंस में इसने आपसे पूछा है। तो अब आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हम सीधे सीधे पढ़ के एग्जाम निकाल सकते हैं, सोच के देखिए। उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मीनिंग है सबको समझना पड़ेगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे चीजों को, ठीक है। अगला देखिएगा, मेलो ड्रामेटिक वर्ड दिया हुआ है। देखो जो मेलो ड्रामेटिक वर्ड है ना, इसका मीनिंग क्या होता है पहले समझना। ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए नया शब्द हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत ईजी है। इसका मतलब ड्रामेटिक होता है, ड्रामेटिक। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा ना एक बार दो बार पढ़ लेना, क्योंकि ये दिमाग से उतर जाएगा, मेलो ड्रामेटिक। और अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है ना, तो इसको ऐसे समझ लो, मेलो को हटा दो, ये जरा पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रामेटिक। ड्रामेटिक शब्द सबको पता है ना, ड्रामा करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो किसी भी चीज को क्या कर देते हैं, ओवर ब्लोन कर देते हैं। ओवर ब्लोन करने का मतलब हो गया, किसी चीज को ओवर स्टेट कर देते हैं। ओवर स्टेट करने का मतलब क्या हो गया, बढ़ा चढ़ा कर कहना या करना। जब आप किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं या करते हैं, उसे हम मेलो ड्रामेटिक कहते हैं। तो ये जो थिएट्रिकल लिखा हुआ है, ठीक है, थिएट्रिकल,
ये इसका सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम तो हमसे भाई पूछा नहीं। आर्टिफिशियल मतलब हम हिंदी में इसको कहते हैं कृत्रिम। आर्टिफिशियल मतलब जो चीज अनरियल होती है, अनरियल यानी जो एक तरीके से बोगस होती है, बोगस फेक जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग स्प्यूरियस बोलते हैं, फर्जी, है ना जी। ये जैसे देखिए, ये क्या लग रहा है आपको, आर्टिफिशियल चीज है ना ये। एक्सेजरेटेड, एक्सेजरेटेड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ड्रामेटिक, ओवरब्लोन, बढ़ा चढ़ाकर कहना। एक्सेजरेट मतलब भी बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ई एक्स से डबल जी आता है, फिर ई आर ए टी डी। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या होता है, सिंपल। इसका मतलब क्या होता है, प्लेन। तो जरा एक चीज नोटिस करना आप सभी लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने कहा सर ओवरब्लोन, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यानी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। ठीक, अगला देखिए, इम्पेशेंट। अगर आप किसी चीज को लेकर के भाई आप इम्पेशेंट हो तो मतलब क्या हो जाएगा, सुना तो बहुत बार है लेकिन याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। स्नैपी, अच्छे शब्द लिखो पहले। क्रैपी, क्या ये दोनों शब्द आपने कभी सुना है, स्नैपी और, अरे क्या लिख दिया मैंने, क्रैबी। क्या ये दोनों शब्द कभी आपने सुना है, स्नैपी और क्रैबी। इम्पेशेंट तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद ये दोनों शब्द आपने नहीं सुने होंगे। और एक शब्द और आपको लिखना है, दैट इज ग्रम्पी। अगर इसमें से कोई मुझे बताओ, इन तीनों में से कभी कोई वर्ड आपने सुना है, इसका मीनिंग क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जो स्नैपी, क्रैबी और ग्रम्पी है, इसका मतलब होता है इरिटेटेड, यानी अनॉयड, किसी चीज से चिढ़ जाना। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हो, इम्पेशेंट मतलब क्या होता है, उतावला होना। इसको ऐसे समझो, इसका मीनिंग क्या होता है, आपने कहा दैट इज उतावला होना, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं उतावला। कोई व्यक्ति उतावला कब होता है, किसी के अंदर पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस हम जिसको बोलते हैं। अगर आपके अंदर लैक ऑफ पेशेंस है, लैक ऑफ पेशेंस का मतलब अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आप एक अधैर्य के क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अधैर्य बोलते हैं ना, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाओगे, अनॉय हो जाओगे। क्योंकि वही जो एक सहनशील व्यक्ति होता है वो इरिटेट नहीं होता, आप उसको चिढ़ाते रहिए, टीज करिए, इरिटेट करिए, वो जल्दी अपसेट नहीं होगा चीज़ों को लेकर के। लेकिन जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये स्नैपी शब्द का यूज करते हैं, क्रैबी और ग्रम्पी, ये तीनों शब्द को ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जरा एक चीज देखिएगा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे एक तो एंक्सस लिखा हुआ है, अब आप बताओ एंक्सस एक्चुअली क्या हो सकता है। एंक्सस इसका सिनोनिम है, वेरी ईगर टू डू समथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वेरी ईगर, या जिसको हम कहते हैं वेरी कंसर्न्ड, कंसर्न्ड टू डू समथिंग। जब हम किसी चीज को करने के लिए, देखो टू डू समथिंग, किसी भी चीज को करने के लिए जब इंसान बहुत ज्यादा ईगर होता है, बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, यानी बहुत ज्यादा उत्सुक हो, नहीं अब करना ही है, करना ही है, मतलब जिसके अंदर धैर्य नहीं है। जैसा कुछ लोग होते हैं ना, किसी भी चीज को करने के लिए बड़े उतावले हो जाते हैं, बहुत ईगर हो जाते हैं, थोड़ा सा भी रुकते और ठहरते नहीं है, तो उसे हम एंक्सस बोलते हैं। वैसे आप एंक्सस मतलब क्या समझे हो अभी तक, एंक्सस मतलब आपने देखा होगा, एक चीज और आपने देखी होगी, वरिड। एंक्सस मतलब आपने देखा होगा चिंतित होना, लेकिन आज तक शायद आपने ये समझने की कोशिश नहीं करी होगी किस चीज के लिए चिंतित होना। क्योंकि हमने लिखा कंसर्न, यहां पे भी है ना, कंसर्न मतलब भी होता है वरिड होना, चिंतित होना। क्या चीज के लिए चिंतित होना, जैसे हमारे दिमाग में जब चिंतित शब्द आता है ना, तो हमें लगता है कि यार उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा और वो चिंतित होगा, उसकी नौकरी चली गई होगी वो चिंतित होगा, लड़की उसको छोड़ के चली गई होगी वो चिंतित होगा। लेकिन इसका एक और सेंस है भाई, अगर किसी चीज को करने के लिए आप बड़े उतावले हो रहे हो, परेशान हो, बहुत चिंतित हो, अरे यार कब होगा ये, अभी कर देना है इसको, कल तक कौन इंतजार करेगा, ठीक है, तो वो भी सेंस इसका होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये एंक्सस इसका सिनोनिम है, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ इम्पेशेंट और एंक्सस, इरिटेबल लिखा हुआ है, तो इरिटेटेड से इरिटेबल बना, ये भी सिनोनिम है। इम्पेशेंट टॉलरेंट आंसर हो जाएगा। रेस्टलेस, ये भी सिनोनिम है। रेस्टलेस मतलब होता क्या है, जो लोग बेचैन होता है। अब अगर बेचैनी आपके अंदर है तो मतलब आप इम्पेशेंट हो, ठीक है, तो ये भी आपका सिनोनिम हो गया। टॉलरेंट इज द करेक्ट आंसर। समझे राजा बाबू, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको देख लो आप सभी लोग,
पिक्चर देखोगे तो थोड़ा और रिलेट कर पाओगे, इम्पेशेंट लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वरिड दिखा रहा है जब इंसान बहुत चिंतित होता है ना। आप लेकिन इस चिंतित को बस वही वाला सेंस मत लेना कि कुछ गंवा देना, खो देना, तभी इंसान चिंतित नहीं होता है, राइट। कुछ करने के लिए, उतावला होने के लिए भी बड़ा चिंतित हो जाता है, कब हो। ये देखो, ये इसको क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, ठीक है, इरिटेबल है। और ये क्या, रेस्टलेस, यानी देखो बेचैनी है, कब सुबह होगी, महबूबा से मुलाकात होगी, है ना। ये इसकी बेचैनी है, ये भी टेंशन ही तो है। बेचैनी क्या होती है, बेचैनी टेंशन ही तो, नींद नहीं आती बेचैनी में इंसान को। अब आगे देखो, क्लैमा, ये शब्द देखना एक बार ध्यान से सभी लोग। अच्छा, एक चीज आपने कभी सोचा है, ये चीज आप कभी नोटिस करो, नौकरी पाना हर बच्चा चाहता है, हर किसी को चाहता है वो नौकरी मिल जाए, लेकिन पेशेंस कितने लोगों के अंदर है, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं दबा करके बस हो जाए, दिन रात एक। इसलिए कभी आपने सोचा है कि जैसे 40 लाख लोग या 50 इतने लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से वैकेंसी में 5,000 लोग हो पाते हैं। और अभी 1 साल पहले की बात है, जितना एसएससी ने वैकेंसी निकाली थी, जब 37,000 आई थी, उसमें सारे कैंडिडेट उसने लिए भी नहीं थे, मतलब उसने लायक ही नहीं समझा था कि लेने के लिए, कुछ वैकेंसी खाली चली गई थी। तो सोचो ये स्थिति है, इतने लाख लोग भरते हैं बट मेहनत करने वाले कितने लोग हैं। तो आप कभी ये मत समझना कि आपका कंपटीशन लाखों लोगों के साथ है, आपका कंपटीशन कुछ ही लोगों के साथ है जो पढ़ने वाले लड़के हैं। अगर उसमें से एक आप हो तो फिर समझ लो कि बढ़िया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ वायलेंट साउटिंग, वायलेंट साउटिंग लिखना, ठीक है। साउटिंग मतलब क्या होता है, आपने कहा साउटिंग मतलब चिल्लाना होता है, और यहाँ पे किस चीज के चिल्लाने की बात हो रही है, वायलेंट साउटिंग, यानी जिसमें हिंसा हो, जिसमें क्रोध हो, ठीक है, जिसमें क्रूएलिटी हो, क्रूरता हो, उसके चिल्लाने की बात हो रही है, वायलेंट साउटिंग की बात हो रही है। अब बात आती है सर इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना मेरे भाई, इसके सिनोनिम को रोर, जैसे ना ये रोर कहते हैं ना, शेर दहाड़ रहा है, तो वो जो रोर होता है ना, ये कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब हॉल होता है, HOWL, हाउल, ठीक है। तो ये रोर, हाउल, अपरोर, अपरोर, आउटी, कुछ लोग इसको आउटरी भी पढ़ते हैं बट आउची, ठीक है, ये भी होता है। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है, एक सेकंड रुकना। हम्म, देखो अगला, यहाँ पे क्या लिखा, क्वाइट, क्वाइट मतलब साइलेंट यानी शांत। कंप्लेंट जानते ही हैं, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, दैट इज बैबल। बैबल मतलब क्या होता है, मीनिंगलेस टॉक, नॉनसेंस वाली बात करना, मीनिंगलेस, देखो ध्यान से, मीनिंगलेस टॉक यानी बिना सिर पैर के बात करना, मूर्खतापूर्ण बात करना। अब जो लोग हिंदी लिखना चाहते हैं वो अपना इस तरीके से लिख लेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, मूर्खतापूर्ण बात करना, नॉनसेंस जानते होंगे, ठीक है, बिना सिर पैर के बात करना, वो बैबल होता है। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका सिनोनिम, दैट इज प्रैटल, PRATTL, प्रैटल, दैट इज गैबल, जैबर, ठीक है, जिबर। देखिए बड़े अतरंगी अतरंगी शब्द हैं, अजीब लग रहे होंगे आपको पढ़ के, लेकिन याद करना पड़ेगा। बैबल, बैबल मतलब होता है बेतुकी बातें करना, ठीक है, नॉनसेंस टॉक करना। इसका सिनोनिम होता है प्रैटल, PRATTL, एक बार बोलना, दैट इज गैबल। देखो थोड़ा बैबल और गैबल को जोड़ो, बैबल गैबल, यहाँ जी है यहाँ पे बी है, बस इतना ही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ये बैबल है, ये गैबल है, ये क्या है, जैबर है, ये क्या है, जिबर है। इसको गिबर मत पढ़िएगा, दैट इज जिबर, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और देखो भाई, नॉनसेंस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप अपनी समझ के लिए लिखना चाहो नॉनसेंस, जिससे आपको ये याद रहे, बहुत आसान वर्ड है। नॉनसेंस के अलावा एक शब्द और, जब नॉनसेंस लिख रहे हो तो ये भी लिख लो, बर्बल, बर्बल। तो बर्बल हो गया, नॉनसेंस हो गया, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वाइट हो जाएगा। आंसर तो आपका ए हो जाएगा, बाकी की मीनिंग आप लोग लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखना, आई चेक्ड माई वॉच टू सी हाउ लॉन्ग आई वुड हैव टू एंड्योर। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जामिनेशन में, और पूछे भी गए हैं ये सारे क्वेश्चन ऐसे सेंटेंस में, आई चेक्ड माई वॉच टू सी
हाउ लॉन्ग आई वुड हैव टू एंड्योर दिस इग्नोमिनी। तो ये जो शब्द है आपके सामने ना, दैट इज इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब शेम, ह्यूमिलिएशन, डिसऑनर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शेम होता है। इसका मतलब ह्यूमिलिएशन होता है। इसका मतलब होता है किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। इसका मतलब होता है किसी को डिसऑनर करना। ठीक है भाई, तो डिसऑनर है, डिसरिस्पेक्ट है, ह्यूमिलिएशन है, शेम है। अब बात आती है यहाँ पे और चीज़ों को, जैसे बेनिफिशियल लिखा हुआ है। तो बेनिफिशियल मतलब तो यूजफुल होता है, कोई चीज़ जो यूजफुल हो, होपफुल हो, हेल्पफुल हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगी। ठीक, यहाँ पे रेस्टोरेटिव लिखा हुआ है, और रेस्टोरेटिव मतलब क्या होता है भाई? हेल्दी, होलसम, सैलुब्रियस। ठीक है, सैलुब्रियस, हेल्दी। हेल्दी तो सबको पता है ना, होलसम। इनको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये होलसम है, हेल्दी है, सैलुब्रियस, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भूल जाएंगे आप, क्योंकि हेल्दी तो आपको पता होगा, होलसम पता होगा। अब जरा इसको पढ़िएगा, क्या लिखा है? पेजारेटिव। पेजारेटिव का मतलब क्या होता है? डेरोगेटरी। अब देखो, आप ये भी पूछोगे डेरोगेटरी क्या होता है? मतलब एक शब्द का ऐसा मीनिंग लिखा जो डिफिकल्ट, तो ये था, ये भी डिफिकल्ट हो गया। लेकिन अच्छे अच्छे शब्द लिखे, एक आसान शब्द भी मैं लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा डिस्पैरेज। अब ये सब आपको नहीं पता, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इंसल्टिंग। अब ये तो सबको पता होगा भाई, इंसल्टिंग। ठीक है, किसी को एक तरीके से इंसल्ट करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को बेइज्जती करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था? इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है? आपने देखा कि इग्नोमिनी का मतलब होता है शेम, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। इसका अपोजिट ग्लोरी हो जाएगा, ग्लोरी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी 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 डी। अगला देखना, नेक्स्ट। आई फेल्ट टेरिबली जेडेड आफ्टर वर्किंग ऑल वीकेंड। अब यहाँ पे जेडेड दिया गया। जेडेड का दो मतलब होता है, एक होता है लैक ऑफ इंथुजियाज्म। पहला मीनिंग, लैक ऑफ इंथुजियाज्म। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर इंथुजियाज्म की कमी हो, इंथुजियाज्म मतलब एनर्जी। ठीक है, इसको अब खैर दो मीनिंग नहीं लिखूंगा, एक ही मीनिंग लिखूंगा, लेकिन दो तरीके से। इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, फिजिकली टायर्ड। ठीक है, एक ही मीनिंग है, लेकिन ये दो तरीके से आपके एग्जामिनेशन के अंदर दे सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये, चाहे मैं इसको फिजिकली टायर्ड बोलूं, अगर कोई शारीरिक रूप से थक गया है, टायर्ड मतलब थक जाना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति थक गया है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एनर्जी की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति थकता है, तभी थकता है जब उसके अंदर एनर्जी कम हो। एनर्जी ज्यादा होगी तो थकेगा ही नहीं। तो फिजिकली टायर्ड बोलिए, या लैक ऑफ इंथुजियाज्म, या लैक ऑफ एनर्जी बोलिए, जिसको हम टायर्ड या वियरी बोल सकते हैं। तो आप इसको टायर्ड बोल सकते हो, आप इसको वियरी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया। अब अगर मैं ऑप्शन में देखूंगा, तो ऑप्शन में विगोरस, यहाँ पे देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता है दो चीजों में होंगे, स्पेंट में तो होंगे नहीं। और कितने लोगों को ये जो ग्लटेड लिखा हुआ, ग्लटेड का मीनिंग ही नहीं पता होगा। ठीक है, खैर ये मैं बता देता हूँ आपको, ओवरफिल, ओवरलोड। कुछ याद आया ओवरलोड से? ओवरलोड लिखूं, अगर ओवर सप्लाई लिखूं, ओवरफिल लिखूं। ठीक है, मतलब जरूरत से ज्यादा। ओवरलोड कब होता है? जब चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाए। और अभी अगर आपको याद आ रहा होगा, एक शब्द मैंने आपको बताया था, दैट इज क्रैम, CRAM, क्रैम। क्रैम मतलब भी क्या होता है? ओवरफिल होना, ओवरलोड होना। ठीक है, तो ये जो आपका ओवरफिल, ओवर सप्लाई, ओवरलोड, उसको हम ग्लटेड बोलते हैं, ग्लटेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे सर एक तो रिफ्रेश दिया है, एक तो विगोरस दिया है, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इधर हम एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी एनर्जी की कमी होना, तो क्या विगोरस लिख दें? विगोरस मतलब क्या होता है? रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब होता है रोबस्ट, इसका मतलब होता है स्टर्डी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी मजबूत। अगर कोई ये शब्द बहुत पूछा जाता है, रोबस्ट और स्टर्डी, बहुत मतलब बहुत पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये जो रिफ्रेश है ना, रिफ्रेश मतलब क्या हो जाएगा? एक्टिव। जो लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम लोग एनिमेटेड बोलते हैं, एनिमेटेड, जिसको हम लोग वाइटलाइज, स्प्राइटली बोलते हैं। ठीक, तो रिफ्रेश इज द करेक्ट आंसर, बी बी। ठीक है,
नेक्स्ट देखना।